नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान सीएम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करते नजर आए और पीएम के आगमन को लेकर हो रही तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। साथ ही सीएम काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी 24 मार्च को वाराणसी दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। तो वहीं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। 2024 से पहले सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज से शुरू कर रही है। इस बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2024 की चुनावी तैयारी को लेकर रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही पार्टी की रीति नीति में बदलाव पर भी चर्चा की जा रही है। 3 दिनों तक चलने वाली सपा की इस बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से अखिलेश यादव उनके आवास पर जाकर मुलाकात करते भी नजर आए हैं और 24 को लेकर विपक्षी एकता को लामबंद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात करी है और इस मुलाकात में शिवपाल सिंह यादव समेत तमाम जो नेता हैं, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, सभी मौजूद हैं। ये इसलिए कोलकाता में कई बार समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणोत्तम जी, इन्होंने नेताजी के भी कार्यक्रम कराए हैं। आज हम लोगों को भी मौका मिला है और जब कभी भी कोई फैसला यहाँ से लिया है, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है। समाजवादी पार्टी की देश की राजनीति में भूमिका बढ़ी है। सर, आज यहाँ पे अभी आप ममता बनर्जी जी से मिले, उसके बाद बार बार ये सवाल होता है क्योंकि बीते दिनों आप तमिलनाडु भी गए थे, तेलंगाना भी, हर जगह। तो थर्ड फ्रंट को लेके एक बहुत चर्चा का एक विषय बना हुआ है क्योंकि 2024 इलेक्शन अपकमिंग हो गए। देखिए, 2024 के लिए आप थर्ड फ्रंट बोलें, अलायंस बोलें या कोई गठबंधन होगा या क्या नाम दिया जाएगा, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आज देश में चरम सीमा पर महंगाई है, हमारा नौजवान भटक रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है और किसान जिसको ये सपना दिखाया गया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, आज किसान बर्बाद हो गया है। आपके उद्योग कारखाने नहीं चल रहे हैं। आप उदाहरण के लिए यूपी में सपना तो दिखा रहे हैं कि इतने एमओयू कर लिए 35 लाख करोड़ के, 40 लाख करोड़ के, और तब जब दिल्ली का सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार को, जितने भी आयोजन हुए हैं उसमें दिल्ली सरकार, यूपी सरकार, दिल्ली के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री सब शामिल हुए हैं। उसके बाद भी जमीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यूपी जैसे स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है और सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है तो हमारी ग्रोथ क्या है? तो शिवपाल का ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी को लेकर के शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट भी किया है। इस मीटिंग में वो खुद मौजूद थे। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि बंग की भूमि से समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी को धार मिल रही है। खबर चंदौली से है, जहां पर आज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी चंदौली के चकिया पहुंचे, जहां वो सीआरपीएफ के बन रहे 3 नए बिल्डिंग्स का लोकार्पण करते नजर आए और सरकार की योजनाओं को सराहा है। तो वहीं मीडिया के सवालों पर उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी के विदेश में बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि उनका ये बयान हताशा का परिणाम है। उन्होंने देश का अपमान किया है और पूरा देश मुखर विरोध इस बयान का कर रहा है। कि आपको जैसी जानकारी है, ग्रुप सेंटर चंदौली में आज हम लोगों ने ग्रुप सेंटर के प्रशासनिक भवन, रेंज ऑफिस के प्रशासनिक भवन और अधीनस्थ अधिकारियों के मेस का लोकार्पण का ये कार्यक्रम था। ये इस कैंपस में कई नई बिल्डिंगें बन रही हैं। ये 3 बिल्डिंगें बन के तैयार हुई हैं, जिससे हमारी प्रशासनिक ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए आवश्यक संसाधन हम यहाँ पर अपने बलों को उपलब्ध करा सकें। उस दृष्टि से ये कार्य। कब तक ये जो पूरा आपका सेंटर है कब तक तैयार हो जाएगा? ये देखिए, ये सस्टेनेबल होता है, सतत प्रक्रिया होती है।
इसमें हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ज़रूरतें समय समय पर पूरी करते हैं और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी थोड़े ही दिन में आप देखेंगे बहुत हरा भरा हमारा ये ग्रुप सेंटर का पूरा आवास कैंपस होगा और पूरी तरह से सुसज्जित होगा। लेकिन जैसी जैसी चुनौतियां होंगी, आजकल जैसे आप सब देख रहे हैं रोज नई चुनौतियां होती है, कभी 5G है, कभी साइबर स्पेस की बात होती है। हर दृष्टि से हम एक सक्षम ग्रुप सेंटर के रूप में इसको स्थापित करें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाराबंकी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने विकासखंड देवा के पवैयाबाद गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी हैं। तो वहीं इसके साथ ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी बेमतलब की पार्टी है, इसलिए अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों में घूमकर अपना पर्यटन कर रहे हैं। कई विभागों का स्थलीय निरीक्षण किया है, स्कूल का, ग्राम पंचायत का, अस्पताल का और 2 आश्रय स्थलों का। उत्तर प्रदेश सरकार की केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, उस दिशा में लगातार काम हो रहा है। अस्पताल के निरीक्षण में कई सुधार करने के लिए हमने कहा है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश के लोगों को, बाराबंकी के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था करें। सर, अल्ट्रासाउंड मशीनें जो आप दोबारा पड़ी हुई है काम कर रही है, वहीं के आ रहे अस्पताल से जी, और पूरी तरह से अच्छे तरह से काम जी। यहाँ जिला अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर नहीं है और अपनी डॉक्टर से बात करके और CSC बड़ा गांव है, वहाँ पर डॉक्टर जो है बाहर की दवा की पर्ची लिखते हैं, जबकि इसकी साफ साफ वीडियो वायरल हो रही है। शिकायतें मिलती है तो हम कार्रवाई भी करते हैं और जो आप गाँव बता रहे हैं उसके बाद कार्रवाई। तो चलिए सीधे रुक करेंगे काशी का। काशी में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संबोधित भी कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाएंगे आपको। और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, माननीय विधायकगण श्री रितेश गुप्ता जी, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, श्री सत्यपाल सिंह सैनी जी, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, कुंवर सुशांत सिंह जी, श्री गोपाल अंजान जी, स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, विश्वविद्यालय के वाइस चेयरमैन श्री मनीष जैन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री शशांक त्रिवेदी जी, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स और विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने वाले, डिग्री प्राप्त करने वाले और विश्वविद्यालय में अपने उत्कृष्ट शिक्षा के लिए देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर उपस्थित सभी मेरे युवा साथियों, दीक्षांत समारोह में जिन छात्र छात्राओं को आज उपाधियां प्राप्त हुई हैं, उनकी डिग्रियां प्राप्त हुई हैं, उन सभी अपने युवा साथियों का मैं अभिनंदन करते हुए उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक छात्र के लिए अपने जीवन की सफलता की एक नई सीढ़ी को चढ़ना, उच्च शिक्षा के उपाधि को प्राप्त करना, उसके सपने को वास्तव में एक नई उड़ान देने जैसा होता है।
भाइयों बहनों, जब हम वर्तमान के उच्च शिक्षा के दीक्षांत समारोह की बात करते हैं तो यह प्राचीन गुरुकुलों की उस समावर्तन समारोह का ही एक नया रूप है जो गुरुकुलों में प्राचीन ऋषि परंपरा में परीक्षा पूर्व। तो वहीं दूसरी तरफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की अपनी मांगों को लेकर के गुरुवार रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया, जो आज भी जारी रही। इस हड़ताल का बड़ा असर खासकर पश्चिमी यूपी में देखने को मिला। कई जिलों के अलग अलग स्थानों पर बिजली गुल रही, जिससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सूबे के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से प्रदर्शन का ये दौर देखने को मिला है। साथ में इस दौरान AK शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कर्मचारियों को हम जो भी नियमावली को और लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं चीजों को, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर, हरदोई, चंदौली, ललितपुर, महोबा, आजमगढ़, सहारनपुर और लखनऊ की। तो वहीं कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच में विवाद बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इन सब के पीछे जनता का हाल बुरा है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बिजली संकट गहरा गया। लखनऊ के कई ग्रामीण इलाकों में घंटों से बिजली गुल रही। फिलहाल अभी तक किसी नतीजे पर ना तो सरकार पहुंची और ना ही कर्मचारी संगठन, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वो किसी भी तरह से पीछे कदम नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई कर्मचारी संगठन की नहीं, आम जनता की है। देखिए, विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति का समझौता माननीय मंत्री जी से ही 3 दिसंबर को हुआ था 14 बिंदुओं पे, और हम लोगों से ये कहा गया था, उसमें बाकायदा हमारे समझौते में लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर इसकी ज्यादातर जो समझौते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। आज 114 दिन हो गया। अभी हमारी कल माननीय ऊर्जा मंत्री जी से वार्ता भी हुई थी और उन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि जब आप से तय हो गई सारी चीजें, समझौता हो गया, तो अब उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। समझौते पे कमेटी बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। एक आदमी की स्वेच्छाचारिता के कारण माननीय मंत्री जी और पूरी सरकार को बदनाम करने का जो प्रयास किया जा रहा है एक आदमी के द्वारा, वो अपने आप को हिटलर समझ रहा है। वो समझ रहा है। यूपी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। यूपी के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रुख इख्तियार करते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों और साथ में कर्मचारी नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी हो गया है। कोर्ट ने सरकार को प्रदेश भर में जहां अभी बिजली आपूर्ति गड़बड़ है, वहां तत्काल व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सोमवार को हड़ताली कर्मचारी नेताओं और विभाग के अधिकारियों की सोमवार को उनको तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने अधिवक्ता विभू राय की अर्जी पर दिया है। हमारी तो मुख्य दलील ये थी कि जो 6/12/22 का पूर्व आदेश था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही ये कह दिया था कि आप हड़ताल का सहारा लेकर के सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। आपके पास अन्य तरीके हैं जिससे कि बिजली जैसी एसेंशियल सर्विस रोकी ना जाए, पानी आपूर्ति ना रोकी जाए। लेकिन जब उस चीज़ की अवहेलना हुई तो उस चीज़ को मैंने कोर्ट के संज्ञान में लाया और कोर्ट ने उसको संज्ञान में लेते हुए यह आदेश पारित किया। सर, एक बार आदेश और रिपीट कर दे, क्योंकि जो लोग अभी जुड़े हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आदेश। उस वक्त जिस समय ये बहस हुई, उस समय जो कोर्ट ने आदेश लिखाया, उसमें ये लिखाया कि बिजली कर्मचारी संघ जिसके आह्वान पे ये हड़ताल हुई है, उसके पदाधिकारी। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने योगी आदित्यनाथ सरकार के नवरात्रि के दिनों में रामचरितमानस का पाठ करने के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इससे प्रदेश में आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक तरफ नवरात्र के दौरान हिंदू भाई पूजा अर्चना करेंगे, दूसरी तरफ पवित्र रमजान का महीना भी शुरू हो जाएगा, इसे मुस्लिम भाई मनाएंगे। सभी लोग अपने अपने हिसाब से धार्मिक आयोजन करते हैं, लेकिन सरकार के इस तरह के कदम उठाने से आपसी सौहार्द का संतुलन बिगड़ेगा, इस बात की आशंका है। सरकार रामचरितमानस का पाठ कराना चाहती है। सरकार का यह फैसला गलत है।
जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। सरकार को जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर काम करना चाहिए। मैं भी अपने तरफ से आपके बीच में यही कहूंगा कि जो भाजपा सरकार जिस तरीके का कानून लाने का प्रयास कर रही है, पिछली सरकार भी इस कानून को लाकर के दलितों और वंचितों को, शोषकों को एक बार फिर से उनके अधिकारों पर कुठाराघात करने वाली थी, लेकिन वो समय तो नहीं हो सका। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला है, तो मैं पहले से ही आपके माध्यम से सरकार को आगाह कराने के लिए आप लोगों का सहयोग ले रहा हूं। वहीं गैरसैंण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। बताया जा रहा है कि सीएम धामी गैरसैंण में मुख्य बाजार है, वहां पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। इस दौरान विरोध प्रदर्शन के चलते सीएम धामी को वापस गाड़ी में बिना माल्यार्पण करे ही बैरंग लौटना पड़ा है। आपको बता दें कि सीबीआई जांच की मांग, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड वन मंत्री सुबोध उनियाल गामा के रामनगर पहुंचने पर भाजपा प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल, नगर अध्यक्ष और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने संगठन के हित में काम करने के साथ ही आगामी निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। देखिए, इस राज्य का 72% हिस्सा फॉरेस्ट है और इसके अलावा कॉर्बेट एक विश्व प्रसिद्ध हमारी सेंचुरी है और आप जानते हैं कि देश विदेश के तमाम पर्यटक यहाँ पे आते हैं और इस पूरे इलाके की इकोनॉमी का बहुत मजबूत आधार है। तो कॉर्बेट को किस तरह से जो भारत सरकार के प्राविधान है उसका पालन करते हुए कॉर्बेट को किस तरह आगे बढ़ाया जा सके, नई सुविधाएं दी जा सके और साथ साथ आम आदमी को भी इससे जो प्रभाव न पड़े। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर करी है। दरअसल मामला यह है कि गैरसैंण में मुख्यमंत्री धामी को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया था। इसी को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस विरोध जता रही है उन मुद्दों पर हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में अपना फैसला दे दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। जब मुद्दे नहीं होते तो उन मुद्दों को कुरेदने का काम किया जाता है जो जिन पर जांचें चल रही होती हैं। स्वयं हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से और खास नकल विरोधी अध्यादेश के ऊपर और नकल विरोधी जो घटनाक्रम उसके ऊपर स्पष्ट कहा है कि सरकार की एजेंसियां अच्छा काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नकल विरोधी जो इस प्रकार से लोग पकड़े गए नकल के संदर्भ में, उस विषय की एजेंसी अगर कहीं पर उसकी एजेंसी में जांच में कोई कमी पाई जाएगी तो दूसरी जांच के लिए सरकार तैयार। हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति का वो चेहरा है जो राजनीति से दूर नहीं रह सकते, ऐसा सभी कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और कहा कि अब वो सक्रिय राजनीति में फिलहाल नहीं रहेंगे या दूरी बना लेंगे। वहीं अब हरीश रावत का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वो राजनीति से दूर नहीं जा रहे हैं बल्कि पीछे होकर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फ्रंट लाइन में देखते हैं। मैंने ये थोड़ी कहा मैं राजनीति से भाग जाऊंगा। मैं ताली बजाना भी तो राजनीति है, बकअप कहना भी तो राजनीति है, उत्साहित करना भी तो राजनीति है। तो कोई आवश्यक थोड़ी है कि मैं फ्रंट पे लगा करके धक्का मुक्की करूंगा या राजनीति करूंगा या भाषण दूंगा। पीछे से उत्साहित करने का काम भी करूंगा। वो उत्साहित करने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए और मैं मेरे अनुभव के साथ जो उत्साहित करेगा वो ज्यादा काम आएगा।
एजेई पेपर लीक मामले में एसआईटी को एक बार फिर से कामयाबी मिली है। पेपर लीक मामले में फरार 50,000 के नामी संजय धारीवाल के भाई सुधीर धारीवाल को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी का नेतृत्व कर रही एसपी क्राइम रेखा यादव ने जानकारी देते हुए साझा किया कि आरोपी को फरार चल रहे संजय धारीवाल को छुपाने में मदद करने और हरियाणा के करनाल में अपने आवास पर अभ्यर्थियों का जो पेपर है उसको रखवाने के आरोप में उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी द्वारा 2 अभियोगों की विवेचना की जा रही है, जिसमें एक अभियोग जो है पटवारी पेपर लीक से संबंधित, दूसरा एजेई परीक्षक पेपर लीक से संबंधित, जिसमें अभी वर्तमान में एक नई गिरफ्तारी की गई है। जो फरार अभियुक्त संजय धारीवाल का भाई सुधीर धारीवाल की गिरफ्तारी की गई। इसमें उसका रोल यह रहा कि उसके निवास स्थान को यूज किया गया था फॉर पेपर स्टडिंग। तो इसी संबंध में उसका संलिप्तता पूरे प्रकरण से स्थापित की गई, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। हरदोई में अवैध ईंट भट्टे पर गर्जा, प्रशासन का बुलडोजर। शाहबाद तहसील क्षेत्र के टमुरकी गांव में कई सालों से संचालित था अवैध रूप से ईंट भट्टा। मौके पर शाहबाद तहसीलदार, खनन अधिकारी और पुलिस बल रहे मौजूद। देवरिया में लड़खड़ाई विद्युत व्यवस्था, विद्युत कर्मचारियों का 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल हुआ शुरू। जिला प्रशासन ने संभाला कमान। चित्रकूट में वीडियो वायरल, सरकारी सिस्टम पर खड़े कर रहा सवाल। शव ले जाने के लिए शव वाहन को मारना पड़ रहा है धक्का। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब बटोर रहा है सुर्खियां। हमीरपुर में विद्युत कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल करी शुरू। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर हो रही है हड़ताल। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पावर हाउस पहुंचकर स्थिति का लिया जायजा। हरदोई में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। घर के बाहर खंभे से बंधा पाया गया युवक। सूचना पर मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने सीएचसी में कराया भर्ती। युवक की इलाज के दौरान हुई मृत्यु। एटा में खेत में भैंस के जाने को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। कई राउंड हुई फायरिंग करने का वीडियो हो रहा है वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भेजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। थाना राजा का रामपुर के नगला कोठी का है ये पूरा मामला। महाराष्ट्र में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का मामला। जिले के कई इलाकों में रात से ही बिजली गुल। आम जनता बिजली कटौती से हो रही है त्राहिमाम। वाराणसी में भंडारे में खाना खाकर 3 दर्जन से ज्यादा लोग हुए बीमार। बीमारों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिंधौरा थाना क्षेत्र के बरवा गांव का है ये पूरा मामला। कोर्ट के आदेश पर 29 वारंटियों को जालौन पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभी और वारंटियों को किया जाएगा गिरफ्तार। जालौन एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी जानकारी। हरिगढ़ के थाना गांधी पार्क में फीस बढ़ाने को लेकर एबीवीपी के वार्षणेय कॉलेज में प्राचार्य का फूंका गया पुतला। छात्रों की मांग, समस्या का जल्द से जल्द हो जाए निस्तारण। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक उस पार। खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।